बारिश में गरीब काली बहू की जादुई चोटी। सोनपुर के एक छोटे से गांव में एक काली रंगत की लड़की रहा करती थी। कविता के बचपन से ही बहुत लंबे घने बाल थे और उसकी लंबी चोटी बना करती थी, जिसे देखकर गांव की सभी लड़कियां उससे कहती थी, कविता तेरे बाल कितने लंबे हैं, मुझे भी तेरे जैसे लंबे बाल चाहिए। तू अपने बालों के लिए क्या करती है? हाँ कविता, हमें भी बता, आखिर तेरे इतने लंबे बाल कैसे हैं? अरे तेरे जैसे जितने लंबे बाल पूरे गांव में किसी के नहीं हैं। जरा अपनी चोटी को देख, नागिन की तरह लहरती है। अरे मेरी माँ ने बताया था कि मेरे बाल बचपन से ही ऐसे लंबे घने हैं और जब जब मैं बड़ी हुई तो मेरी लंबाई से पहले मेरे बाल लंबे हुए। इन बालों का राज तो मुझे भी नहीं पता कि आखिर मेरे बाल इतने लंबे घने क्यों हैं। कविता ऐसा कहकर वहां से जाने ही वाली होती है कि तभी उसकी सहेली बाकी की सहेलियों से चुगली करते हुए कहती है, हाँ हाँ, लंबे काले घने बाल, लंबी चुटिया, इन सबको हटाओ। जैसे लंबे बालों का होना जरूरी है वैसे ही गोरे रंग का भी होना जरूरी है। इसके काले लंबे बाल इसकी खूबसूरती को निहार नहीं पाए। देखो इसका रंग कितना काला पीला है, ऐसी लड़कियों को तो कोई पूछता भी नहीं। ये सब कविता सुन लेती है, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपने घर पर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे इतने लंबे बाल क्यों हैं? और चलो मेरे बाल लंबे हैं तो क्या मेरा रंग आप दोनों के ऊपर जरा भी मैच नहीं करता? पिताजी भी गोरे हैं और आप भी गोरी हो, फिर मेरा रंग इतना काला क्यों है? बिटिया इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जरूरी नहीं कि माता पिता गोरे हों तो बच्चा भी गोरा ही पैदा हो। सविता ऐसा कहकर अपनी बेटी कविता को अपने गले से लगा लेती है, जिसके बाद कविता रोना बंद कर देती है और बाकी के बच्चों के साथ खेल कूद में लग जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है और कविता पूरे 20 साल की हो जाती है और उसका 2 दिन बाद जन्मदिन आने वाला होता है और उसी दिन उसकी शादी भी होती है। माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। माँ मुझे मत भेजो, माँ मुझे अपने पास ही रखो। माँ। बेटी ऐसा क्यों कह रही है? तुझे पता है ना कितने सारे रिश्ते टूटने के बाद ये रिश्ता तय हुआ है और अब तेरी शादी है, तू ऐसे कर रही है। माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं सच में नहीं जाना चाहती। सविता अपनी बेटी कविता को बहुत समझाती है, जिसके बाद कविता अच्छे से समझ जाती है और 2 दिन बाद शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है। ससुराल में आने के बाद उसके ससुराल में हर एक का उसके रंग को देखकर मुंह बन जाता है। हे भगवान, बस यही रह गया था जीवन में। इतनी काली बहू तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। अजी आपने क्या सोचकर इस काली लड़की से बेटे की शादी करवाई है? अरे इसमें सोचना क्या था, अगली के घर से इतना सारा दान दहेज आया है और हमें चाहिए ही क्या था। दान दहेज की बात सुनते ही पार्वती शांत हो जाती है और जब वह दहेज का सामान देखती है तो उसकी आंखें फटकर 4 हो जाती हैं। इतने सारे गहने, इतना सारा दहेज का सामान, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। लगता है पहली बार किसी ने अपनी बेटी की शादी बड़े ही दिल खोल कर की है। दान दहेज देखकर तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद से ही सब अपने अपने रंग दिखाने लगते हैं। हर कोई कविता के ऊपर अत्याचार करता है। जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो, कोई काम नहीं दिखाई देता क्या तुम्हें? चलो जाकर जल्दी से कपड़े धो लो। कविता कपड़े धोने चली जाती है। कपड़े धोकर वह छत पर रस्सी सुखाकर जैसे ही नीचे आती है, उसकी ननद प्रियंका उससे कहती है, ये क्या, अभी तक आपने मेरा टिफिन भी पैक नहीं किया, जल्दी से मेरा टिफिन पैक कर दो। प्रियंका के कहते ही कविता रसोई में जाती है और उसका टिफिन पैक करके उसे दे देती है। इसी प्रकार दोनों माँ बेटी बेचारी कविता को अपनी उंगली पर नचा रही होती है। एक दिन कविता नदी किनारे से पानी भरकर अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत जमीन पर गिरी हुई दर्द से तड़पते हुए दिखाई देती है। अरे अम्मा, आपको क्या हो गया है? उठो उठो ना अम्मा। कविता उस बूढ़ी औरत के मुंह पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कती है, जिसके बाद वो उसे अपने हाथों से पानी पिलाती है। तभी उस बूढ़ी औरत को होश आता है और वो कविता से कहती है,
तुमने मेरी इतनी मदद की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही बूढ़ी औरत कविता के सर पर हाथ फेरती है, कविता की चोटी हवा में उड़ने लगती है और वो बूढ़ी औरत एक जादूगरनी के रूप में आ जाती है। कौन हो आप? और अचानक से आपने ये रूप कैसे बदला? मेरी चोटी हवा में कैसे उड़ रही है? कविता अचानक से डर जाती है, लेकिन तभी वह जादूगरनी उससे कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बस तुम्हारे साथ वही किया है जो मुझे करने के लिए भेजा गया था। दरअसल तुम कोई मामूली लड़की नहीं हो, तुम उस समय पैदा हुई हो जिस समय दोनों ग्रह अपनी दिशा में थे। मुझे तुम्हारी चोटी में जादू डालने के लिए भेजा गया है। अब तुम इस चोटी से कोई भी काम कर सकती हो, अपनी सभी परेशानियों को भी दूर कर सकती हो। ऐसा कहकर जादूगरनी वहां से गायब हो जाती है। सच में मेरी चोटी जादुई चोटी है क्या? ये कुछ भी काम कर सकती है क्या? मेरी जादुई चोटी मेरे पानी के मटके उठा सकती है? कविता के इतना कहते ही उसकी जादुई चोटी पानी के मटके उठा लेती है, जिसके बाद कविता ये देख हैरान रह जाती है। वो अपनी जादुई चोटी की मदद से पानी के मटके आराम से घर ले आती है। घर पर आने के बाद वो रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक से बहुत तेज बारिश होती है और छत पर सूखे हुए कपड़े भीगने लगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बड़ी मेहनत से उन कपड़ों को धोया है। कविता ऐसा सोचकर अपनी चोटी से कपड़े उठाने के लिए कहती है। देखते ही देखते उसकी जादुई चुटिया इतनी बड़ी हो जाती है कि वो छत तक पहुंच जाती है और वहां से सभी कपड़ों को अपने आप उठाकर ले आती है और उन्हें उनकी सही जगह पर भी रख देती है। अरे वाह, बहुत बढ़िया चोटी है मेरी। अब तो मैं इस जादुई चोटी से हर एक काम बहुत आसानी से कर सकती हूँ। अब चाहे मेरे ससुराल वाले मुझ पर कितनी भी अत्याचार ही क्यों ना कर लें। ऐसे ही 1-2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन बारिश बंद ही नहीं होती। बारिश के चलते हर जगह पानी ही पानी भर जाता है। यहाँ तक कि कविता के घर में एक दिन सुबह चारों तरफ पानी भरा होता है। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पानी कहाँ से आया? माँ देखो ना, मेरे तो सारे कपड़े खराब हो गए और देखो सारा फर्नीचर भी खराब होता जा रहा है। अपनी जरूरत का सामान उठाओ, हमें यहाँ से जाना होगा। सुनने में आया है कि बांध टूटने वाली है, अगर वो टूट गई तो हमारे गांव में बाढ़ आ जाएगी। ये सुनते ही कविता के होश उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आता। वो सबसे पहले अपने परिवार के साथ घर से बाहर निकलती है, लेकिन तभी बांध टूट जाती है और पानी बड़ी तेज बहाव से गांव में आ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों के घर तहस नहस हो जाते हैं और लोग पानी में डूबने लगते हैं। यहाँ तक कि प्रमोद, प्रियंका और पार्वती भी पानी में बहने लगते हैं। इसी दिन के लिए मुझे ये जादुई चुटिया मिली थी कि मैं इससे लोगों की मदद करूं। कविता अपनी जादुई चोटी से पानी में डूब रहे लोगों को बचाती है और उन्हें ऊंची सतह पर पहुंचा देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गांव के कई सारे लोगों को अपनी चुटिया से बचा लेती है। जब बारिश रुक जाती है और पानी गांव से निकल जाता है, गांव के सभी लोग कविता का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उनमें से कई लोग ऐसे थे जो उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे। वहीं पार्वती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने परिवार के साथ कविता से माफी मांगती है। कविता सबको माफ कर देती है और अब वो अपने ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। ओहो गायत्री, अभी तक तुमने लड्डू नहीं बनाए? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शादी आज ही है। जी मालकिन, बस लड्डू बनने ही वाले हैं। गायत्री बहुत ही गरीब थी, इसलिए वह राजरानी के घर में झाड़ू बर्तन करती थी। आज राजरानी की इकलौती बेटी तारा की शादी थी। शादी की सारी जिम्मेदारियां राजरानी ने गायत्री को दी हुई थी। मालकिन, सारा काम हो गया है, मैंने लड्डू भी बना दिए हैं और मेहमानों को दिए जाने वाले गिफ्ट भी तैयार कर दिए हैं। गायत्री, उसे गिफ्ट नहीं गिफ्ट्स कहते हैं। मेहरबानी करके तुम अपनी गंवार लैंग्वेज लड़के वालों के सामने मत यूज करना। तारा के ससुराल वाले हाई क्लास लोग हैं, इसलिए प्लीज हमारा स्टैंडर्ड मत गिराना। अब जाओ, जाकर देखो तारा तैयार हुई कि नहीं। जी मालकिन। गायत्री अपने आंसू पोंछकर तारा के कमरे में आती है, जहां 2 महंगी पार्लर वाली तारा का मेकअप कर रही होती हैं। गायत्री आंटी, जल्दी से बताइए, इस शादी के जोड़े में मैं कैसी लग रही हूँ?
बीबी जी आप तो हैं ही इतनी सुंदर, और दुल्हन बनकर तो आप एकदम परी लग रही हैं। ऐसा कहते हुए गायत्री सोच में डूब जाती है। अरे गायत्री आंटी, कहाँ खो गई आप? मैं जानती हूँ आप अपनी बेटी आरती की शादी के बारे में सोच रही हैं ना। देखना, जब आरती की शादी होगी ना तो वो भी इतनी ही सुंदर लगेगी। तारा की शादी बड़े ही धूमधाम से एक महंगे से बैंक्वेट हॉल में हो जाती है और गायत्री अपने घर लौट आती है, जहाँ उसकी गरीब बेटी आरती चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ, आप आ गई। मैं और पिताजी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। पता है जी, आज मालकिन की बेटी की शादी हो गई। पता नहीं हमारी आरती की शादी कब होगी। अरे भाग्यवान, पंडित जी से बात हुई थी, मगर गरीबी के कारण कहीं बात नहीं बन पा रही है, वरना कौन सा माँ बाप नहीं चाहता कि उसकी बेटी का घर बस जाए। गिरधर और गायत्री आरती की शादी के लिए बहुत कोशिश करते हैं, मगर आज के जमाने में एक गरीब की बेटी की शादी होना कहाँ आसान होता है। गिरधर रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर कड़ी धूप में सड़कों पर रिक्शा चलाता, और वहीं गायत्री 2 पैसे कमाने के लिए राजरानी की जली कटी बातें सुनकर भी काम करती। एक दिन आरती मंदिर में पूजा करने जाती है, जहां उसकी मुलाकात शुभ से होती है। पहली ही नजर में शुभ को आरती से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह अपनी माँ कामिनी से अपने और आरती की शादी की बात करता है, और कामिनी शगुन लेकर आरती के घर आती है। जी नमस्ते, मेरा नाम कामिनी है, ये मेरा बेटा शुभ है। गिरधर का छोटा सा गरीब घर देखकर कामिनी अंदर ही अंदर गुस्से से उबल रही होती है। वहीं गिरधर और गायत्री अपनी हैसियत से बढ़कर कामिनी और उसके परिवार का स्वागत करते हैं। देखिए भाई साहब, यूं तो मेरे बेटे के लिए लाखों लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, वो भी करोड़पति घर से, मगर मेरा शुभ आपकी बेटी आरती को पसंद करता है, इसलिए हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर गिरधर और गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं, और वो हाथ जोड़कर कहते हैं, कामिनी जी, ये तो मेरी बेटी की खुशकिस्मती है जो वो इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। गरीब माँ बाप हर हाल में अपनी बेटी की खुशियां चाहते हैं। दोनों परिवार की आपसी सहमति से शादी पक्की हो जाती है, और शुभ और आरती की शादी का दिन आ जाता है। उस दिन बहुत ही जोरों से बारिश होती है, जिस कारण गिरधर के घर की छत जगह जगह से टपकने लगती है। बेचारा गिरधर बारिश में जैसे तैसे फूस और बांस से मंडप बनाता है, और कामिनी अपने बेटे की बारात लेकर आती है, जहां लावण्या कहती है, ओह गॉड मम्मी, ये आरती भाभी के मायके वालों ने कैसा गरीबों वाला जुगाड़ू मंडप बनाया है। सच कहूं तो इतनी सस्ती शादी मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। अरे बस थोड़ी देर की बात है, एक बार शादी हो जाए, फिर हमें बहू के इन गरीब मायके वालों से क्या लेना देना। थोड़ी देर में शादी हो जाती है, मगर विदाई के वक्त गिरधर का घर ढह जाता है। ऐसे में उनके सर से छत भी छिन जाती है। माँ, पिताजी, अब आप दोनों कहाँ रहेंगे? जब तक आप दोनों के रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं हो जाता, आप दोनों मेरे साथ मेरे ससुराल चलिए। नहीं नहीं बिटिया, वो तेरा ससुराल है, हम वहाँ कैसे रह सकते हैं। बाबूजी, हम भी तो आपके अपने हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। शुभ के कहने पर आरती के मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं, जहां कामिनी अपनी गरीब बहू के मायके वालों को घर का गंदा पड़ा ग्राउंड फ्लोर रहने के लिए देती है, और खुद अपने परिवार के साथ हाई फाई ऊपर वाले फ्लोर को ले लेती है। समधन जी, समधी जी, आप दोनों यहीं रहेंगे, यहाँ रहने में आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना? सासू माँ, कम से कम ये जगह देवरानी जी के मायके वालों के मिट्टी के टूटे फूटे घर से तो लाख गुना ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे नहीं बहू, अब क्या तुम्हें अलग से न्योता देना पड़ेगा? तुम भी चलो, तुम्हारा ससुराल ऊपर है, नीचे नहीं। जी माँ जी। आरती अपने ससुराल वालों के साथ ऊपर चली जाती है, जहाँ सभी के कमरे बहुत ही आलीशान तरीके से बने होते हैं, और सभी कमरों में इम्पोर्टेड एसी भी होता है। वहीं नीचे का हिस्सा एकदम पुराना होता है, यहाँ तक कि वहाँ एक बेड भी नहीं होता, जिससे गरीब बहू के बेचारे माँ बाप को जमीन पर सोना पड़ता है। अगली सुबह आरती उठकर कहती है, पता नहीं कल रात माँ पिताजी नीचे कैसे सोए होंगे, एक बार उन्हें देखकर आ जाती हूँ। आरती जैसे ही नीचे आती है तो उसके गरीब माँ बाप गर्मी और पसीने में जमीन पर सो रहे होते हैं। माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ क्यों सोए हुए हैं, और ये पंखा क्यों बंद है?
बेटिया, वो रात को अचानक से पंखा चलते चलते रुक गया था, मगर तू चिंता मत कर, हम अच्छे से सोए थे। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं शुभ से कहकर नया पंखा लगवा दूंगी। इतने में आरती की सास उसे आवाज लगाती है। आरती बहू, आरती बहू, कहाँ हो तुम? माँ जी मुझे बुला रही हैं, मैं जाती हूँ। आरती को नीचे से ऊपर आता देखकर उसकी ननद लावण्या देख लेती है और अपनी माँ से एक की दो लगाती है। मम्मी, तुम भाभी को ऊपर ढूंढ रही हो, मगर मैडम तो अपने मायके वालों से मिलकर आ रही हैं। आरती बहू, शादी के बाद ससुराल में आज तुम्हारा पहला दिन है और तुम सुबह होते ही अपने मायके चली गई। हमने तुम्हारे गरीब मायके वालों को अपने घर में जगह दी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जब मन करे तो मुंह उठाकर उनसे मिलने चली जाओ। कामिनी अपनी बहू के गरीब होने के कारण उसके मायके वालों को अपने घर में रहने का एहसान गिनाती है। थोड़ी देर में आरती अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में खाना बनाती है। अरे आरती बहू, तुम्हारे हाथों के स्वाद का तो जवाब नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है भाई, और खीर तो बहुत अच्छी है। माँ बाबूजी को भी खीर कितनी ज्यादा पसंद है, थोड़ी सी खीर उन्हें भी दे आती हूँ। ससुराल वालों के खाने के बाद आरती अपने माता पिता के लिए खीर लेकर नीचे जाती है। तभी उसकी जेठानी पायल उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। माँ, पिताजी, आज मैंने अपने ससुराल की पहली रसोई में खीर बनाई थी, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए भी लाई हूँ, खाइए ना। हाँ हाँ आंटी जी, अंकल जी, खीर खाइए। यही ऐश तो आपको आपके गरीब घर में नहीं मिल रहा था, जो अपनी बेटी के साथ साथ आप भी उसके ससुराल चले आए। अमीर घमंडी पायल आरती के मायके वालों की बहुत बेइज्जती करती है। वहीं अक्सर कामिनी गिरधर से ही हॉल बाजार के काम कराती और जिस दिन जोर से बारिश होती तो उस दिन घर के नीचे हिस्से में फर्श के टूटे फूटे हिस्से से पानी भरने लगता, जिस कारण गायत्री और गिरधर को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती, जिसे देखकर एक दिन आरती कहती है, माँ जी, घर के निचले हिस्से में बारिश का पानी भर गया है, क्या कुछ दिनों के लिए माँ पिताजी हमारे साथ ऊपर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये क्या कम है कि तेरे गरीब माँ बाप को हमने अपने घर में रखा, जब से आए हैं मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं। अब बस जाकर कह दे अपने गरीब मायके वालों को अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ ले। आखिर इतनी महंगाई में कब तक हम तेरे गरीब मायके वालों का बोझ उठाते रहेंगे। इतने में गिरधर कामिनी के जख्मी पति रंजीत को लेकर ऊपर आता है। माफ कीजिएगा समधन जी, मैं बिना बताए ऊपर आ गया। मैं बाजार से सामान लेकर आ रहा था तो समधी जी सड़क किनारे बेहोश पड़े थे। अजी, आप ठीक तो हैं? अरे कामिनी जी, मैं ठीक हूँ। गनीमत थी कि समधी जी वहां आ गई। बारिश के कारण सड़कें भर गई थी, तभी एक गाड़ी वाला मुझे मार कर चला गया और मैं वहीं बेहोश हो गया। ये सब कुछ सुनकर कामिनी को अपने किए का पछतावा होता है और वो हाथ जोड़कर कहती है, आरती बहू, समधी जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा, मगर आज अगर आप नहीं होते तो जाने क्या होता। आखिर में कामिनी घर के नीचे हिस्से की अच्छे से मरम्मत करवाती है और अब एक ही घर के अलग अलग मंजिल में गरीब बहू के मायके और ससुराल वाले एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहने लगते हैं।